अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों बात करूंगा आप इस वीडियो में जामिया मिलिया इस्लामिया बीकॉम 2023 पेपर के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको रीजनिंग वाला पार्ट सॉल्व करके बताने वाला हूं, कैसे आप उन सवाल को सॉल्व करते, कौन सा कॉन्सेप्ट था, किस टॉपिक के सवाल आया था, सारी बात बताऊंगा आपको इस वीडियो में इन डिटेल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप तक टाइम पर लगातार पहुँचती रहें। जिन लोगों को 2024 की तैयारी करनी है जामिया मिलिया इस्लामिया बीकॉम, EMU बीकॉम, BBA, जामिया BBA, नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे। जिनको शॉर्ट बैच में जाना है, सुकून से पढ़ना है, 30 के बैच में जाना है, वो मेरे यहाँ आ सकते हैं। ब्यास कोचिंग प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। अगर आपने हमें 100% सपोर्ट किया तो 200% आप जामिया मिलिया इस्लामिया में 2024 या EMU में बीकॉम में पढ़ रहे होंगे या BBA में आराम से पढ़ रहे होंगे। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप 100% हमें सपोर्ट करेंगे तो 200% गारंटी है कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बिना आपकी सपोर्ट के पॉसिबल नहीं होगा। सवाल दोस्तों आपको दिखेंगे स्क्रीन पे, अब मैं उनको सॉल्व करूंगा। तो पहला सवाल आपको आया था आपका नंबर 3 से सवाल आपको था 512, 512, 256। ये सवाल तो आसान था। 256, 128, देन यू हैड ब्लैंक, यहाँ पर ब्लैंक था। देन आपको आया था 32, देन 16, देन 8। अब ये आसान सवाल है, अगर आप इसको आप राइट साइड से मल्टीप्लाई करते हुए आएंगे तो 8, 16, 32, तो नंबर डबल हो रहा है। तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 64। तो ये सवाल तो आसान था, मुश्किल नहीं था। इसमें आपको आएगा 64। अब बात करेंगे आपसे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल भी बच्चों जो आपको आया था वो आया था आपको मैट्रिक्स जो होती है, आपको ऐसे बना हुआ दिख रहा होगा स्क्रीन पे अपनी। ये कुछ 3 कॉलम थे, इसके अंदर 3 यहाँ आपको दिया हुआ था 8, यहाँ दिया था 3, और यहाँ था आपका 14, यहाँ आपको दिया हुआ है 6, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ आपको दिया हुआ है 16, यहाँ आपको दिया है 4, यहाँ 7 है, यहाँ दिया है आपको 18। तो अब आपको बताना है कि ब्लैंक में क्या आएगा। अगर आप इसको गौर से देखें तो क्या हो रहा है, देखिए बीच वाला जो नंबर है उसको 2 से डबल कर दें और ऊपर वाला नंबर को उसमें प्लस कर देना है। तो 3 2 6 + 8 14। ओके, इसमें क्या होता है, हर एक लाइन में सेम लॉजिक लगना चाहिए, चाहे आप ऐसे लगा लें चाहे आप, और ये आपको देखना होता है कि लॉजिक कहाँ लग रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल लग रहा है या वर्टिकल लग रहा है, ये आपको समझना होता है। तो यहाँ देखें आप 7 2 14 + 4 18, इसका मतलब हमारा लॉजिक ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं, यहाँ पर 4 5 6 8, तो इनमें से कौन सा नंबर है जिसको डबल करें और 6 प्लस करें तो 16 आ जाए। तो 5 2 10 + 6 16, तो ऑप्शन जो है आपका B सही आंसर होगा, यहाँ पर 5 आएगा। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था, ये भी आपका सवाल था नंबर सीरीज से। आपको दिया हुआ था 10, देन 26, देन यू हैड 74, देन यू हैड 218, देन 654, और लास्ट था आपके पास 1946। अब इनमें से आपको बताना है कि रॉन्ग टर्म कौन सा है, मतलब एक नंबर इसके अंदर ऐसा है जो एक लॉजिक के एक सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा है, वही नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर आप देखें, ये थोड़ा सवाल बच्चों को मुश्किल लगा होगा क्योंकि एग्जाम का प्रेशर भी होता है और फिर टाइम की भी कमी होती है। और रीजनिंग और मैथमेटिक्स वाला पार्ट जो है वो टाइम टेकिंग होता है और टाइम केवल होता है 1.5 घंटे का, तो प्रेशर माइंड पे बहुत ज़्यादा होता है। कई बार आपको आता हुआ भी आप गलत कर देते हैं या आपके दिमाग में उस टाइम नहीं बैठता है। तो कैसे होगा देख लें इसको आप। अगर आप पहले वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करें, 10 3 30 -4, तो आपको आ जाएगा 26। अगेन 26 3 -4, तो आ जाएगा 74। 74 3 222 -4 218। अगर आप 218 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल हैव 654, -4 भी करना है तो कितना आएगा 650। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है 654, इसका मतलब ये वाला टर्म जो है यहाँ पर नहीं आएगा, ये वाला टर्म जो है वो गलत है। तो यही आपका आंसर इसमें होगा। ऑप्शन जो आपका D है वो सही आंसर है। यहाँ पर आएगा 6, इसमें ऑप्शन जो है वो गलत दिया हुआ है, ठीक है। 654 ऑप्शन है वो गलत दिया हुआ है, तो यहाँ पर 654 है, तो वही आपका आंसर होगा क्योंकि वो इसमें नहीं बैठ रहा है। आपको दिया हुआ है ऑप्शन डी में 650, वो सही आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट से आया था। ABCDE आर सिटिंग ऑन अ बेंच। 5 लोग बैठे हैं बेंच के ऊपर, A जो है वो B के बराबर में बैठा हुआ है। अभी हम सवाल को सिर्फ सेट कर रहे हैं, जो मैं अभी लिखूंगा दैट इज़ नॉट द फाइनल पोजीशन। मैं अभी सिर्फ सवाल को सेट कर रहा हूँ। तो ये बोल रहा है आपसे A जो है वो B के बराबर में बैठा हुआ है, तो हमने मान लिया A B के बराबर में यहाँ बैठा हुआ है, और कह रहा है C इज़ नेक्स्ट टू D। C जो है वो D के नेक्स्ट में है, तो यहाँ पर मान लिए
सी मान ली, यहाँ पर डी मान लीजिए। ठीक है, अभी हम सिर्फ सवाल को सेट कर रहे हैं। ठीक है, बाद में जब फाइनल हो जाएगा फिर देखेंगे कौन कहाँ बैठा हुआ है। डी इज़ नॉट, डी जो कह आपसे बोल रहा है डी इज़ नॉट मतलब सिटिंग विद ई, कह रहा है ई भी है लेकिन वो डी के साथ नहीं बैठा हुआ है। एंड हु इज़ ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, और ई जो है वो बेंच के लेफ्ट एंड पे है। तो राइट, अगर हम मान लो यहाँ पर देखिए, इसमें इस सवाल में दो बातें होती हैं। एक बात मेन ही है कि इनका फेस किस साइड में, वो हमें दिया नहीं है, तो हम मानेंगे डिफ़ॉल्ट के इनका फेस जो है नॉर्थ की तरफ है। नॉर्थ का मतलब ऊपर के साइड में इनका फेस है। वो अगर इनका फेस नीचे के साइड में होगा तो इनकी पोजीशन बदल जाएगी। ठीक है ना, तो ये सवाल में थोड़ा सा वेगनेस है, तो लेकिन हम चलेंगे सवाल के हिसाब से, मानेंगे कि ये नॉर्थवर्ड फेसिंग है। तो कह रहा है कि जो ई जो है ना वो डी के बराबर में नहीं बैठा हुआ है, ई जो है वो बेंच के लेफ्ट एंड पे बैठा हुआ है। इसका मतलब ई बैठा हुआ है यहाँ पर, ये हमने बात कर ली। अब देखिए आगे, सी इज़ ऑन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट ऑफ ए। अब आपसे बोल रहा है कि जो सी है ना, सी इज़ ऑन द सेकंड राइट पोजीशन फ्रॉम द राइट। अब राइट से आएंगे तो यहाँ पर सी कहाँ बैठा हुआ है, ये आपका सेकंड पे है, इसका मतलब हमारी बात ठीक है। ए इज़ टू द राइट ऑफ बी। अब देखिए ये वाली बात है, ए जो है ना वो बी के राइट में है। इस टाइप के सवाल में अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी देन यू विल बी इन ट्रबल, आप सवाल को गलत समझ जाएंगे। ध्यान रखिए कि बोल रहे हैं आपसे ए इज़ टू द राइट ऑफ बी, मतलब ए जो है बी के राइट में है, लेकिन यहाँ पर तो लेफ्ट में है। लेकिन तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम बी कर देंगे, यहाँ पर हम ए कर देंगे, क्योंकि हमसे बोल रहा था कि ए और बी जो है पास साथ साथ बैठे हुए हैं। ये बात आ गई हमारे पास। ठीक है, ए इज सिटिंग टू द राइट ऑफ बी एंड डी। देखिए ये इसके राइट में है ए, तो हमारी बात ठीक है। अब ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर। अब देखिए ए और सी एक साथ बैठे हुए हैं, तो हमारी बात ठीक है। अब ये सही पोजीशन है। अब आपको बताना इन विच पोजीशन इज ए आपका सिटिंग, ए कहाँ बैठा हुआ है। आपके ऑप्शन है बी एंड सी, देन यू हैव बी एंड डी, सी ई एंड डी एंड सी एंड डी। तो आपको मालूम है ए कहाँ बैठा है, ए बैठा है आपका बी और सी के बीच में। तो ऑप्शन 1 जो है वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, 10th of February 2005 was Thursday. What was the day of the week on 8th of Feb 2004? आपसे बोल रहा है कि 10th Feb 2005 को जो था वो आपका थर्सडे था, और 8 Feb 2004 को कौन सा डे होगा। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पर एक बात ध्यान रहे कि आप इसमें कॉन्सेप्ट होता है आपका, एक होता है आपका नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर। तो जब आप नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में पीछे आएंगे तो 2 दिन को माइनस कर देते हैं। तो 2005 एक आपका नॉर्मल ईयर है, लेकिन 2004 आपका लीप ईयर है। तो अगर आप देखें 10th of Feb 2004 को क्या होगा, आपको 2 दिन पीछे कर देना है। तो यहाँ थर्सडे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ट्यूसडे। तो इसका मतलब क्या है कि 10th of Feb 2004 को ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है 8 of Feb को, तो 9 को क्या होगा, 9 को मंडे होगा, और 8 को क्या हो जाएगा, 8 को हो जाएगा संडे। तो 8 Feb 2004 को क्या होगा, संडे होगा। ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। मैंने आपको ये शॉर्ट में ट्रिक बताई है, इस टाइप के सवाल में ट्रिक से बनना, अगर आप सोचेंगे ट्रिक लगती है तो मैंने ट्रिक से आपको बता दिया है। 8 Feb 2004 को क्या होगा, आपका संडे होगा। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था, ये सवाल भी था कैलेंडर से। आपसे पूछ रहा है, आपसे बोल रहा है कि 12 अप्रैल 2013 को आपसे कह रहा है क्या है, मंडे है, मंडे कह रहा है आपसे। और अगेन आपसे पूछ रहा है कि 22 अप्रैल है ना, अप्रैल 2012 को कौन सा डे होगा। अब देखिए अगेन आपको जो है 2012 का आपका लीप ईयर है, और 2013 जो है वो आपका नॉर्मल ईयर है। तो जब आप नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में जाते हैं तो 2 दिन को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना, मंडे है, तो 2 दिन आप पीछे कर दिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे। तो ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल बच्चों आया था, द लास्ट ईयर ऑफ अ सेंचुरी कैन नॉट बी। किसी भी सेंचुरी का लास्ट ईयर कभी भी कौन सा डे नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ट्यूसडे। सिंपल, एक आपको याद करने वाली बात है, याद कर लें तो सिंपल इसका आंसर आप निकाल लेंगे। तो इसका आंसर होगा ट्यूसडे। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था, द एवरेज ऑफ ए बी सी इज़ 50। 3 बंदे हैं, उनका कितना एवरेज है, 50 है। तो इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है
ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 बराबर 50, इनका एवरेज है ना। इसका मतलब क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 150। अब क्या रहा है कि अगर हमने इसमें इफ़ डी इज़ 10 हमने इसमें और ऐड कर दिया तो ये कितना प्लस डी कर दें आप इसमें, और यहाँ भी 10 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160। अब नया एवरेज क्या होगा, तो कितना हो जाएगा नया एवरेज 160/4, तो आपका आंसर होगा 40। ये सवाल तो आसान था। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था, एज मंथली इनकम इज़ ₹1400। ए की जो है मंथली इनकम कितनी है, 1400 है। व्हाट शुड बी हिज एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर सो दैट ही इज़ एबल टू सेव ₹3600 इन अ ईयर। अब देखिए मंथली इनकम कितनी है, 1400 है, तो साल की कितनी होगी, ईयरली कितनी होगी, आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये आपका हो जाएगा 16800, ये हो जाएगा आपका उसका ईयरली इनकम। अब क्या आपको सेविंग करनी है 3600, इसका मतलब सेविंग कैसे निकालते हैं आप, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो आपकी सेविंग आ जाएगी। आपको निकालना है कि मंथली एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो इसका मतलब अगर मैं इनकम में से सेविंग माइनस कर दूंगा तो मेरा ईयरली एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो यहाँ माइनस कर दूंगा इसको 3600 को, तो यहाँ कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा आपका 13200। इसका मतलब साल में उसका इतना खर्चा हुआ है। हमसे पूछ रहा है पर मंथ कितना एक्सपेंडिचर होगा, तो हम जानते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं, और 12 महीने में ही स्पेंडिंग 13,200 रुपीज़, तो पर मंथ कितना होगा, इसको आप 12 से डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा 1100। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर है। 12 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 1100 रुपीज़। आसान सवाल था ये। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था, कार ओनर बाइस पेट्रोल, अ कार ओनर बाइस पेट्रोल एट 8 and 10, मतलब 8 रुपये प्राइस है उसका और 10 रुपीज़ प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस है उसका। 2 साल लगातार पेट्रोल लेता है वो। वॉट अप्रॉक्सीमेटली इज़ द एवरेज कॉस्ट पर लीटर ऑफ पेट्रोल इफ़ ही स्पेंड्स ₹4000 ईच ईयर। इसका मतलब जब वो 8 रुपये पर लीटर ले रहा है तो वो साल में कितना खर्च कर रहा है, 4000 रुपीज़, और जब यहाँ भी 4000 आपके स्पेंड कर रहा है। अब हमें निकालना है कि दोनों साल में उसने जितने पैसे खर्च किए हैं ना और जितना पेट्रोल बाई किया है उसका एवरेज कॉस्ट क्या है। तो देखिए पहले हमें ये निकालना होगा कि वो साल में कितना पेट्रोल ले रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसमें सिंपल 4000 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो आपको आ जाएगा 500 लीटर। तो पहले साल में कितना पेट्रोल लिया उसने, 500 लीटर। अगेन दोबारा 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 400 है ना, 400। तो इसका मतलब दोनों साल में उसने कितना पेट्रोल बाई किया है, 900 लीटर बाई किया है, और कितना प्राइस पे किया है, 8000 रुपये। आप इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो लगभग आपका आ जाएगा ये 8.88 आ जाएगा। 8000 को 900 से डिवाइड करिए आप, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट 8.88। हर सारा आपको डिवाइड करना ज़रूरी नहीं होता लास्ट तक जाना, क्योंकि बहुत बार आपको सिर्फ ऑप्शन देख के भी अंदाज़ा लग जाता है। तो यहाँ पर 9 8 72, अब 9 9 तो जाएगा नहीं, 10 होगा नहीं। अब इसमें एक ऑप्शन ऐसा ऑप्शन सी है जहाँ से आप इसको ईजिली कर सकते हैं। अगेन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि टाइम जो है बड़ा अहम होता है। आपके एग्ज़ाम में 1.5 घंटे में 100 सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर 40-50-60 सवाल लगभग सोचने वाले हों, तो बहुत कम टाइम होता है। इसलिए आपको ध्यान देना पड़ता है कि ऑप्शन के बेस पे कौन सा आंसर इसमें होगा। तो आप इसमें ईजिली अंदाज़ा आप इसमें गैस कर सकते हैं। जब आप 900 से 8000 को डिवाइड करेंगे तो इसमें लगभग आपको 8.8 आएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था, ये कोडिंग और डिकोडिंग से आया था, इसको देख लेते हैं आप। कोडिंग डिकोडिंग आपको यहाँ पर करना थी। आपसे कह रहा है कि सर्टेन का कोड जो है ना, सर्टेन का कोड है, सर्टेन का कोड जो है वो है आपके लिए XVI GZRM, ये कोड है सर्टेन का। तो आपको बताना मंडेन का कोड क्या होगा, मंडेन का कोड क्या होगा, मंडेन का कोड। अब देखिए यहाँ पर सिंपल है, इस साइड से C जो है ना 3rd लेटर है और लास्ट से X 3rd लेटर है, इस साइड से E 5th लेटर है, लास्ट से V आपका 3rd लेटर, वो सॉरी 5th लेटर है, साइड से R आपका कौन सा लेटर होगा, MN PQRST, R होगा आपका 18 और लास्ट से आपका I। तो अब हमें लॉजिक समझ में आ गया, पूरा हम नहीं जाएंगे, समझ गया कि जो एक लेटर है, मान लीजिए साइड से 3rd लेटर है तो लास्ट से भी 3rd लेटर मुझे लेना है। तो यहाँ पर M का लेटर M इस साइड से कौन सा होता है, M होता है आपका 13।
तो लास्ट से आपको 13 देखना है कौन सा होता है। लास्ट से आपको 13 होता है n, है ना। लास्ट से आपको 13 होता है n। मैंने आपको लॉजिक आप बता दिया है, मेरा शायद वो थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आपको लॉजिक मैंने बता दिया है। लास्ट से m, आप इस साइड से m आपका होता है आपका 13, लास्ट से n आपका होगा 13। अब ये होगा इस साइड से आपका u जो है वो आपका होगा s t u, तो t होगा इस साइड से आपका 21, तो लास्ट से आपका 21 आप देख लेंगे जो भी होगा। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है ना ऑप्शन, यहाँ देखिए ई जो है ना इस साइड से 5th होगा और लास्ट से आपका v 5th होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है ना वो इसका सही आंसर होगा। बाकी आप इसमें अब आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल भी आपको आया था, ये भी सवाल आपको आया था कोडिंग से, आपको दिया हुआ था एजुकेशन, है ना। एजुकेशन का कोड आपको दिया हुआ था, एजुकेशन वॉज कोडेड एज NOITACUDE, ये कोड दिया हुआ था। अब देखिए ये भी बड़ा आसान है, बस इन्होंने क्या किया है, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है, बहुत ईजी है। NOITACUDE, तो आपको बताना था कि रेड फोर्ट का कोड क्या होगा। रेड फोर्ट, ये बिल्कुल ही आसान था, इन्होंने दिया था। तो आप इसको उल्टा लिख दीजिए, आप TROFDER, ये इसका कोड हो जाएगा। नेक्स्ट आपको आया था, ये सवाल आपको आया था एनालॉजी से, आपको दिया हुआ था BF, है ना। BF आपको दिया हुआ था BF इज DH, है ना, DH। तो आपको बताना था कि PS क्या होगा, है ना। अब देखिए BCDFGH, एक छोड़ के आपने इसको आगे बढ़ा दिया, ऐसे PQRSTU, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, RU इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला सवाल ये भी आपका जो है वो एनालॉजी सवाल था। क्लेम का जो कोड है ना, क्लेम का कोड आपको दिया हुआ था DNDMR, ये क्लेम का कोड है। आपको था ना चार्ज का कोड क्या होगा, चार्ज का कोड क्या होगा, ये अब देखिए ये भी वही है, C के बाद D, है ना, उसके बाद L M N, एक छोड़ दिया ABCD, उसके बाद IJKL M आ गया। तो आप हर बार एक लेटर आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर C के बाद तो आपका D होगा, ये तो D हो गया। उसके बाद H I J, A के बाद BCD। अब देखिए 3 लेटर आ गए, 3 लेटर में ही इसका आंसर हम निकाल लेंगे। तो ऑप्शन ए जो है ना वो आपका सही आंसर होगा, क्योंकि DJD किसी और ऑप्शन में नहीं आ रहा है। मैंने बताया आपको टाइम भी देखना पड़ता है। तो इस टाइप के सवाल आपको कई बार 2-3 लेटर की कोडिंग से ही समझ में आ जाते हैं, तो पूरा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन ए सही आंसर इसका होगा। नेक्स्ट सवाल आपको आया था HE की वैल्यू कितनी, आपका 13 है। HE कितना दिया हुआ है हमें, 13 दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है कि मूवर हमें दिया हुआ है 73, मूवर दिया हुआ है 73। तो आपसे पूछ रहा है कि बेसिक का कोड क्या होगा। अब देखिए H होता है आपका 8, E होता है 5, तो ये हो गया आपका 13। तो आपको ऐसे बेसिक के लेटर को प्लस कर देना है। बेसिक में क्या हो जाएगा, बेसिक ये हो जाएगा 2 + 1 + 19 + 9 + 3, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3 और 19 कितना हो गया 22 और 31 34। तो ऑप्शन बी जो है ना 34 वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था, इफ़ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड आर्ग्यूमेंट आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मतलब एक आपका वर्ड है आर्ग्यूमेंट एक आपका वर्ड दिया हुआ है, अगर मैंने इसके लेटर को अल्फ़ाबेटिकल में लगा दूँ तो इसका मतलब क्या है कि जो इसको मुझे ऐसे अरेंज करना है कि जो अल्फ़ाबेट में आते हैं, जो आपका ऑर्डर है उसमें। तो पहले क्या आएगा, पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर जी आएगा, है ना। उसके बाद आपका एम आएगा, उसके बाद आपका एन आएगा, उसके बाद आपको आएगा आर, उसके बाद आपको आएगा टी, उसके बाद आपको आएगा यू। तो ऐसे इसको मैंने क्या कर दिया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब फिर बोल रहा है कि अगर हम इनमें 1 प्लस कर दें, मतलब आगे बढ़ा दें एक, है ना, जो इसके बाद फॉरेन लेटर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा बी, ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा एच, ये हो जाएगा एन, ये हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा आर एस, ये हो जाएगा टी यू यू वी। तो आपका ऑप्शन बी एफ एच एन ओ एस यू वी, तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपको आया था, वाटर इज कॉल्ड फूड, फूड इज कॉल्ड ट्री, ट्री इज कॉल्ड स्काई, स्काई इज कॉल्ड वॉल, देन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट ग्रोज। तो ये सवाल
अभी आपका कोडिंग ही है, कोडिंग का एक टाइप है ये भी। अब देखिए हमने क्या बोला है, मतलब वाटर को बोला है फूड, फूड को बोला है ट्री, ट्री को बोला है स्काई। तो फूड किस पे ग्रो करता है? फूड ग्रो करता है ट्री पे, और ट्री को हमने क्या बोला है? स्काई बोला है, तो स्काई हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको आया था फाइंड द ऑड वन अमंग द फॉलोइंग। आपके ऑप्शन हैं एरो, एक्स, नाइफ, डैगर। तो सब एरो, एक्स, नाइफ, डैगर। अब देखिए एक्स से भी काटते हैं हम, नाइफ से भी काटते हैं, डैगर से भी काटते हैं, ये तीनों एक क्लास में है। लेकिन एरो जो है ना, एरो अलग है, एरो इनमें से अलग है, तो एरो आपका ऑड वन आउट इसके अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये आपको आया था एनालॉजी से, फाइंड द ऑड पेयर ऑफ वर्ड। मतलब मेसन, वॉल, कॉबलर, शू, फार्मर, क्रॉप, शेफ, कुक। हम जानते हैं मेसन जो है, मेसन बोलते हैं राज को, राज आपका घर बनाता है, ये वॉल बनाता है, तो वो ठीक है। कॉबलर शू बनाता है, फार्मर क्रॉप ग्रो करता है, लेकिन शेफ कुक जो है ये सेम वर्ड है, शेफ कुक सेम वर्ड है, तो यही वाला आपका ऑप्शन सही है, और यही वाला ऑड पेयर है। लास्ट आपको सवाल आया था, चूज द वर्ड दैट इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। आपके ऑप्शन थे, ये भी आपका ऑड मैन आउट से आया था, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर और मरकरी। इनमें से कौन सा अलग है? चारों ही मेटल हैं, लेकिन 3 एक से हैं। 3 एक से कौन से हैं? जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये आपके सॉलिड स्टेट में होते हैं। लेकिन जो मरकरी है ये भी आपका मेटल है, लेकिन बट इट इज़ ऑलवेज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। लेकिन बाकी तीनों जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, वो इन तीनों से अलग है। ये हुए 20 सवाल मैंने आपको बताए सारे करके, लॉजिक और डिटेल भी आपको मैंने बताई। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपने सवाल भी समझ लिए होंगे। इसके बाद की वीडियो में और पार्ट भी आपको आएंगे। इसके बाद मैथ वाला पार्ट सॉल्व करके बताऊंगा आपको। एक साथ पेपर सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो पार्ट वाइज आप इसको देख लें और इसको समझ लें। कोचिंग जितनी जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना आपको अच्छा। नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे, आप मुझे आज ही कॉल कर सकते हैं ताकि आप बैच में जल्दी से आ जाएँ, आप फटाफट तैयारी स्टार्ट करें। जामिया में कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ होता है, सीट्स काफ़ी कम है। आपको BBA और BCom दोनों का आपका टेस्ट कंबाइन होता है, लेकिन एडमिशन थोड़ा सा मुश्किल होता है। एग्ज़ाम में 1.5 घंटे में 60 नंबर लाना इतना आसान नहीं होता है, जहाँ पर काफ़ी पार्ट आपको सॉल्व करना होता है, प्लस एग्ज़ाम का प्रेशर भी होता है। तो आप जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना चांस आपका बढ़ जाएगा टेस्ट क्वालिफाई करने का। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।